नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। शिवसेना में आर पार, जी हां, महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में शय और बात का खेल जारी है। एक तरफ जहां बागी नेता एकनाथ शिंदे का गुट लगातार मजबूत होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विधायक एक एक कर उद्धव ठाकरे से अलग होते दिखाई पड़ रहे हैं। बावजूद इसके शिवसेना मजबूत होने का दावा कर रही है। अब तक शिवसेना की तरफ से 16 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग उठाते हुए डिप्टी स्पीकर को पत्र भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ शिंदे खुद को विधायक दल का नेता बता रहे हैं। वहीं कल हुई शिवसेना विधायकों की मीटिंग में पार्टी के सिर्फ 13 एमएलए पहुंचे थे, जबकि महाराष्ट्र में उनके 55 विधायक हैं। यानी कि साफ हो चला है कि बाकी 42 विधायक शिंदे गुट के साथ शामिल हो चुके हैं। वहीं इसमें से 38 विधायक शिंदे के पास गुवाहाटी भी पहुंच चुके हैं। यानी कि अब शिंदे गुट पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। वहीं मीटिंग में आदित्य ठाकरे ने भी अपनी बात रखी और कहा है कि बागियों ने पैसे के लिए दरअसल पार्टी को छोड़ दिया है, लेकिन ज्यादा दिन तक उनके अच्छे दिन नहीं रहेंगे। आदित्य ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे को कुछ लोगों ने पैसों के लिए धोखा दिया है। और अब दरअसल आपको बताते हैं कि आखिर एकनाथ शिंदे ने क्या शर्त रखी है। सियासी लड़ाई के बीच अब नया दांव जो है वो शिंदे गुट ने खेला है। डिप्टी स्पीकर नरहरी जुरवाल को हटाने की मांग की जा रही है। बिना सलाह के उद्धव की टीम के सदस्य को विधानसभा का नेता चुनने का यह आरोप लगाया गया है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि जो डिप्टी स्पीकर है नरहरी जुरवाल एनसीपी पार्टी से है, एनसीपी के खेमे से है। विधायक महेश बालदी और विनोद अग्रवाल ने डिप्टी स्पीकर को आपको बताएं कि पत्र भी लिखा और साथ ही साथ स्पीकर को अरुणाचल प्रदेश के 2016 वाले केस का हवाला दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को लेकर विवाद होने पर दरअसल ये कहा था कि अगर स्पीकर सवालों के घेरे में होता है तो विधायक को अयोग्य ठहराने का जो अधिकार है वो उनके पास नहीं रहता। शिवसेना ने 16 बागी विधायकों को आपको बताएं कि अयोग्य ठहराने की मांग की है। तो सियासी लड़ाई के बीच अब शिंदे ग्रुप का जो है ये बड़ा दांव सामने आया है, जिसमें डिप्टी स्पीकर नरहरी जुरवाल को हटाने की मांग की गई है। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे का क्या जवाब है बागियों को, ये आपको बताएं कि जो नहीं रहना चाहते वो जा सकते हैं। ये दरअसल उद्धव ठाकरे का कहना है। मैं फिर से नया कैडर बना सकता हूं, ये उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया। जो सूखे पत्ते हैं उन्हें जाने दो, फिर से हरे पत्ते आएंगे। जिस तरीके से जो बागियों का दौर बढ़ता जा रहा है, शिंदे सेना जो है वो शिवसेना पर भारी पड़ रही है। इसी को लेकर साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने भी बागियों को दो टूक सुना दी है, खरी खोटी, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर जो भी शिवसेना को छोड़कर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, क्योंकि मुझ में अभी भी लड़ने की इच्छा शक्ति है और जिस तरीके से बगावत हुई वो सही नहीं है, ये उद्धव ठाकरे का कहना है। और ये भी कहा है उन्होंने कि मैं बागियों को चुनौती देता हूं। जी हां, ठाकरे और शिवसेना के नाम का इस्तेमाल किए बगैर सरवाइव ये नेता नहीं कर सकते, ये उद्धव ठाकरे का कहना है। तो कब कब महाफूट हुई, दरअसल आपको बताएं कि 1966 में मराठी अस्मिता के नाम पर गठित शिवसेना में पहली बार फूट की तस्वीरें सामने आई थी। छगन भुजबल, नारायण राणे, संजय निरुपम, राज ठाकरे का नाम इसमें शामिल है। चाचा से नाराज होकर राज ठाकरे ने पार्टी से विद्रोह किया था, जिसके बाद अपनी अलग पार्टी बनाई थी। तो शिवसेना में कब कब महाफूट वाली स्थितियां सामने आई, दरअसल ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और ये भी आपको बताएं कि अब तक शिवसेना के इतिहास में ये पहली बार है जब इतनी बड़ी तादाद में शिवसेना के जो शिवसैनिक हैं वो बागी हो गए हैं। क्योंकि अब तक अगर पिछले इतिहास को देखा जाए तो 10 से ज्यादा नेताओं को लेकर कोई भी शिवसैनिक, कोई भी विधायक पार्टी का बागी नहीं हुआ। लेकिन अब देखिए किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपनी एक लंबी टीम तैयार कर ली है, जो कि साफ तौर पर उद्धव ठाकरे के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है।
तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुश्किलों में उद्धव ठाकरे, शिंदे सेना तैयार है। शिवसेना का नाथ कौन होगा, ये लगातार सवाल बने हुए हैं। लेकिन ऐसे में ठाकरे ने, यानी कि उद्धव ठाकरे ने साफ ये कर दिया कि जो भी पार्टी के नेता जाना चाहते हैं वो पार्टी से जा सकते हैं। अभी उन्होंने वर्षा छोड़ा है, इच्छा शक्ति नहीं छोड़ी। ये दरअसल उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया। जो बागी नेता हो गए हैं उनको दो टूक साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ने खरी खोटी सुनाई है। और चलिए इस पर खास चर्चा करेंगे। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए तीन खास मेहमान जुड़े, जिसमें सूर्य प्रकाश पाठक जो कि नेता बीजेपी से, सर आपका स्वागत करना चाहूंगी। संदीप सिंह जी, नेता कांग्रेस, और इसके अलावा अजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो आप दोनों मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। फिलहाल तो सूर्यकांत जी आपके पास पहले आएंगे। जो हालात महाराष्ट्र में चल रहे हैं, हालांकि उद्धव ठाकरे साफ कर चुके हैं कि जो नेता जाना चाहते हैं वो जाएं, अभी वो अपने दम पर और लड़ेंगे आगे। बीजेपी इसको कैसे देख रही है? शिंदे के साथ में ये कहीं न कहीं उद्धव सरकार की नाकामी और उनके गलत तरीके से सरकार चलाने की, ये कहीं न कहीं विधायक इनको नसीहत दे रहे हैं कि ये लोग जिस प्रकार से भगवान श्री राम को गाली देकर कांग्रेस के साथ सरकार बनाए, इनके आपसी में ही जो इनके साथ आज मतभेद होकर ये अलग हो रहे हैं। आपको पता होगा कि विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूँ लौटकर वापस आऊंगा। आज कहीं न कहीं उनकी बात सच हो रही है और ये इनका आपसी मनमुटाव है। इसमें किसी भी प्रकार का बीजेपी या कोई भाजपा का किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं। चलिए अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी से हमारी पहले भी बातचीत हो चुकी है। जिस तरीके से जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में सर बना हुआ है अजय जी, ऐसे में एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? हालांकि 3 दिन का समय हो चुका है, लगातार जो घमासान है वो जारी, लेकिन निष्कर्ष पर बात नहीं आ पा रही है। क्या कारण इसके पीछे आप देख पा रहे हैं? लता जी, निष्कर्ष पर आ जाती अगर शिंदे की टीम मुंबई में होती और मुंबई में एक होते, लेकिन अभी थोड़ा सा घमासान और चलेगा। शिंदे की टीम में लगभग 50 से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं और कई पार्षद जो कि ऐलान कर रहे हैं शिवसेना के कार्यालय से 50-60 लोग वो भी जाने को तैयार हैं। आपको याद होगा 1966 में जब शिवसेना बनी, 1966 में जब शिवसेना बनी थी, मराठी मानुष के सहयोग के लिए और हिंदुत्व के लिए वो काम करती थी। लेकिन इस शिवसेना में बहुत बार विघटन हुआ, चाहे जगन भुजबल जी हो, राणा जी हो, और बहुत लोगों ने इसको तोड़ने का प्रयास किया। शिवसेना बहुत अच्छी चलती रही जब तक बाल साहब ठाकरे जी मौजूद रहे। बाला साहब ठाकरे के बाद उनके अपने भतीजे राज ठाकरे ने भी एक विद्रोह पैदा किया था, जब उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने राजगद्दी दी थी। और इसी राजगद्दी का ही ये खेल है। इस राजगद्दी के खेल में उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनने की जो लालसा थी, उसी लालसा ने आज इस केस को यहाँ तक पैदा किया है। जबकि 2019 में उद्धव ठाकरे की जगह शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने की भी बात कही जा रही थी। और आप तो जानते हैं, समाज जानता है, देश जानता है कि शरद पवार, अजीत पवार जी से शिंदे की कभी भी नहीं बनी, ट्यूनिंग कभी भी नहीं बनी। लिहाजा की शरद पवार जी, अजीत पवार जी हमेशा हिंदुत्व से अलग हट के काम करते रहे। महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व हमेशा कांग्रेस के साथ ला करके सरकार भी बनाने का काम। हालांकि नई शर्त भी उनकी अब यही है कि जो डिप्टी स्पीकर है उन्हें हटाए जाएं, क्योंकि वो एनसीपी के नेता हैं। नहीं, डिप्टी स्पीकर को हटाना अभी तो नहीं चल सकता, लेकिन देखिए अभी डिप्टी स्पीकर से हम शिंदे जी दिल्ली आ गए हैं, दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। आप चाहे तो इसे दिखा सकती हैं
दिल्ली से अब रवाना हो रहे हैं, वो मुंबई के लिए मुंबई में मिलेंगे, वो स्पीकर से भी मिलेंगे और राज्यपाल से भी मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे और हो सकता है कि शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो जाए। लेकिन शिंदे का गठबंधन तभी होगा जब शिवसेना पार्टी इनके हाथ आ गई। आपको याद होगा बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी को उनके चाचा पारस पासवान ने हथिया लिया और चिराग पासवान को कोर्ट में जाना पड़ा था। ठीक संजय राउत जी ने जो अभी बात कही है कि मैं 12 विधायक और 16 विधायक पर मुकदमा कर रहा हूं, उनको हटाने की बात कर रहा हूं, वो भी कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं संजय राउत जी। तो जब तक कोर्ट नहीं जाएंगे, जब तक ये 45 या 50 विधायक या तो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाएंगे या शिवसेना की पार्टी को हत्या करके ही इस गठबंधन को कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये खेल जो है अभी एक दिन और चलेगा। शरद पवार जी पूरी कोशिश में है और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज द्रौपदी मुर्मू जी को भी बधाई देना चाहता हूं, जो भारत देश के सबसे उच्च पद के लिए आज उन्होंने नामांकन किया। 27 तारीख को यशवंत सिन्हा जी नामांकन करेंगे और इस खेल बिल्कुल वाकई। तो सूर्य प्रकाश जी कौन जीतेगा समय बताएं। बिल्कुल समय बताएगा। सूर्य प्रकाश जी आपके पास में आना चाहूंगी। हालांकि जिस तरीके से जो प्रकरण महाराष्ट्र में चल रहा है, बीजेपी के लिए तो जाहिर तौर पर बहुत खुशी का ये मौका है, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष बीजेपी कर रही थी 2.5 सालों से, और जिस तरीके से लगातार हलचल बीजेपी के खेमे में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है। क्या पीछे अंदर खाने को खिचड़ी पक रही है बीजेपी में सत्ता में काबिज होने को लेकर? क्योंकि सवाल यही उठ रहे हैं। 37 विधायकों का अलग होना, इसमें किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, भगवान श्री राम के हनुमान चालीसा पर रोक लगाने वाले लोगों के साथ इस प्रकार का जो आज कृत्य हो रहा है, ये कहीं न कहीं ये साबित करता है, जो हिंदुत्व को, भगवान श्री राम को दरकिनार करने की बात करेगा, उसके पार्टी में उसके लोग इसी प्रकार से काम आएंगे। आज आप बताओ ना, जो श्री राम को अपना मानते थे वो लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन कर दिए। गठबंधन करने के बाद शिंदे जब 37 विधायक लेकर अलग होके अलग बनाने की पार्टी, अलग अपना सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं ये बताता है कि उद्धव ठाकरे की नाकामी है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भारतीय जनता पार्टी कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। सरकार उनकी है, गठबंधन उन्होंने किया था। मतलब ये कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को समझने की जरूरत है, संजय राउत जी को। हाँ, तो मतलब बीजेपी इस मूड में नहीं है कि सरकार बनाए, वो तो बस बैठ के तमाशा देख रही है। मतलब बीजेपी बैठ कर तमाशा देख रही है। बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है। देवेंद्र फडणवीस लगातार एक के बाद एक तमाम बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी को कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसा बयान नहीं कर रही है जो सरकार बनाने को लेकर हो। हाँ, वो इस प्रकार कोशिश तो पीछे से यही की जा रही है। बयान कर रहा हूँ। देखिए, भारतीय जनता आरोप तो बीजेपी पर यही लग रहे हैं कि प्रलोभन बीजेपी ने दिया है। अचानक से कैसे सारे विधायक चले गए एक खीमा बनाकर, ये बहुत पुरानी जो थी कहानी, बहुत लंबे समय से गढ़ी जा रही थी, ये आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। बात को समझने की जरूरत है मैम। हाँ, समझाइए समझाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पर जो नहीं चलेगा, हम उनके साथ गठबंधन किसी प्रकार का नहीं कर सकते। क्यों? हम सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। हाँ, हम देश की प्रगति, देश की उन्नति किस प्रकार से हो उसमें विश्वास करने वाले लोग हैं। किस प्रकार से पंडित सूर्य प्रकाश जी, कल संजय राउत का बयान आया था, कल संजय राउत का बयान ये आया था कि अगर अपने रूठे हुए नेताओं को बनाने के लिए महाविकास अघाड़ी का साथ छोड़ना भी पड़ा तो छोड़ देंगे। इसको कैसे समझ रहे हैं आप? देखो, तो आपसी उनका इसका सीधा सीधा यही निकल कर निष्कर्ष आता है कि यानी कि बीजेपी से वापस गठबंधन करेंगे। नहीं, मैंने कहा ना, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उनके विचारधारा से हमारे साथ कांग्रेस नेता संदीप जी भी जुड़ गए। संदीप जी, आपका स्वागत करना चाहूंगी, अभी लौटूंगी आपके पास। हाँ जी सूर्य प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। जिस प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि आखिरी में बैठे पंक्ति में उनका विकास होना चाहिए, तो हम उस पार्टी से आने वाले लोग हैं। हमारा किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। शीर्ष नेतृत्व क्या करता है
वो बात की बातें परिस्थितियां स्थिति पे तय करेगा कि हम क्या कर सकते हैं। प्रकाश जी, ऐसे कैसे अचानक से हो जाता है कि 2.5 साल आपकी सरकार है, 2.5 साल बाद आप ये कह रहे हैं कि मैं तो बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व वाले एजेंडे पर चलना चाहता हूँ? तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो एजेंडा है इशारा करता है ना, बीजेपी से रिलेट कहीं ना कहीं करता है ना। और इसी को लेकर संजय राउत ने बयान दे दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम महाविकास अघाड़ी को तोड़ देंगे। इसका मतलब क्या समझा जाए? अगर महाविकास अघाड़ी को आप तोड़ देंगे और सत्ता में आप रहना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको बीजेपी से ही गठबंधन करना पड़ेगा। सूर्य प्रकाश जी, चलिए संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे एक प्रतिक्रिया लूंगी जो हालात सर महाराष्ट्र में चल रहे हैं। हालांकि 3 से 4 दिन का समय लगातार हो गया है। 21 तारीख को ये पूरा जो सियासी बवंडर सामने आया था, सबके भूचाल सामने आया था और अभी तक स्थितियां जस तस बनी हुई हैं। पूरा जो जोड़ तोड़ की है वो कोशिश की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का अब इस पर क्या स्टैंड होगा? संदीप जी, देखिए साफ सीधी बात है, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखा, कर्नाटक में देखा, भारतीय जनता पार्टी जनता के हिस्से चुनी हुई सरकार को हमेशा गिराने का कार्य करती है। एक गठबंधन की सरकार को तोड़ने का कार्य कर रही है। अब देखिए जो विधायक है वो असम में क्यों जाके रुके, उससे असम के गुवाहाटी में जाके रुके हैं। तमाम ऐसी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रहती है। यहाँ तक कि राजस्थान में भी उन्होंने कोशिश की। तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वो लगातार कोशिश करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो चुनी हुई सरकार है उसको गिराने का काम करती है, संविधान को खत्म करने का कार्य करती है। लेकिन सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए संदीप जी, बीजेपी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो इसमें हाथ ही नहीं है। देखिए ये तो कहने हम तो इसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। हाथ नहीं है, अगर हाथ नहीं है तो विधायक जाके असम में ही क्यों रुके? क्यों राजस्थान, क्यों छत्तीसगढ़ क्यों नहीं गए? अगर हाथ नहीं है तो क्यों वो असम में रुके? अच्छा, देश के अंदर तमाम ऐसी जगह, कर्नाटक में हमने देखा, मध्य प्रदेश में हमने देखा किस तरीके से पीछे के दरवाजे से विधायकों को ले जाकर भारतीय जनता पार्टी ने जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को खत्म करने का कार्य किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब देख रहे हैं ये कार्य, लेकिन प्रधानमंत्री जी खामोश हैं, गृह मंत्री जी खामोश हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी खामोश है। क्या देश के अंदर प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य नहीं बनता जब इस तरीके की जालसाजी से सरकारें बनाई जाए तो प्रधानमंत्री खामोश है? तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस चीज में शामिल हैं। चलिए अजय जी, आपके पास मैं आऊंगी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने बीजेपी के सूर्य प्रकाश जी को भी सुना, हमने संदीप जी को भी सुना, सर क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक है, इसलिए आपका विश्लेषण लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे में, इन स्थितियों में कि जिस तरीके से 2019 में जब सत्ता में महाविकास अघाड़ी सरकार आई थी, किस तरीके से हमने देखा था कि उसके पहले बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, 50-50 का फॉर्मूला काम नहीं कर पाया तो सरकार टूट गई। उसके बाद सिर्फ सत्ता में काबिज होने के लिए महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ और अब हालात फिर से वहीं पर आकर खड़े हो चुके हैं। ऐसे में ये क्या जनता के साथ आप धोखा नहीं समझते कि सिर्फ कुर्सी का लालच सबको है, जन सेवा तो सिर्फ नाम का होता है? नहीं, ऐसा नहीं है लता जी, ये आप जो कह रही कुर्सी का लालच, कुर्सी का लालच अपनी जगह है, लेकिन जब कोई भी विचारधारा कोई भी संस्था बनती है, कोई भी पार्टी बनती है, कोई भी टीम बनती है तो उसकी अपनी एक विचारधारा होती है। और बाला साहब ठाकरे जी का एक विचारधारा थी, एक हिंदुत्व विचारधारा थी। शुरू से उन्होंने हिंदुत्व विचारधारा पर और मराठियों के लिए काम किया है। तो जब ये गठबंधन हुआ, भारतीय जनता पार्टी से टूटकर जब ये गठबंधन हुआ तो बहुत से खेमों को नाराजगी थी और सबसे बड़ी नाराजगी तो ये थी कि शिंदे साहब को ना शरद पवार से, ना अजीत पवार से और ना आदित्य ठाकरे से, तीनों लोगों से वजन नहीं मिल रहा था। जबकि शिंदे साहब बाला साहब ठाकरे के साथ में पारिवारिक व्यक्ति होकर के काम करते थे। आज तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लड्डू लगा है। भारतीय जनता पार्टी को इतना उछलने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज लड्डू हाथ लगा हुआ है कि ठीक है, गोवा में भी लड्डू हाथ लगा था, मध्य प्रदेश में भी लड्डू हाथ लगा, और आज अगर महाराष्ट्र में लड्डू हाथ लगा है तो सोचना ये कि आखिर शिंदे जी जाएंगे कहाँ? शिंदे जी अगर अपनी टीम बना लिए हैं तो शिंदे जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाना है। और भारतीय जनता पार्टी, फडणवीस साहब इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मैटर सॉल्व हो और हम सरकार में शामिल हो, शिंदे जी को उप मुख्यमंत्री बनाए या मुख्यमंत्री बनाए। अब तो देखना ये है कि शिंदे
ये उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन बनता है। और देखना ये है कि शिवसेना अगर आज उद्धव ठाकरे की टीम में 16-17 विधायक हैं तो शिवसेना जाती किधर है। क्या शिवसेना पार्टी शिंदे की पार्टी हो जाएगी या शिवसेना की पार्टी रहेगी, लेकिन सारे विधायक जो बागी हुए हैं वो भाजपा के हो जाएंगे। ऐसा देखने की जरूरत है, अभी समय है। हमें लगता है कि आज शिंदे साहब जो हैं पहुंचे हुए हैं, उद्धव ठाकरे जी वहाँ मौजूद हैं, राज्यपाल और स्पीकर से आज मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद ये डिसाइड होगा। जिस तरीके से जो स्थितियां बनी हुई है, सारे नेता शिंदे खेमे में जा चुके हैं, तो क्या ऐसे में लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट वाली स्थिति भी हो सकती है? अभी कोई संभावना है फ्लोर टेस्ट की, क्योंकि सारे नेता तो जा चुके हैं? क्या लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। देखिए ये 2 दिन पहले लग सकता था, 2 दिन पहले लग सकता था। अभी तो भारतीय महाराष्ट्र में अभी तो महाराष्ट्र में शिवसेना के कार्यकर्ता और शिवसेना के लोग महाराष्ट्र में गलियों में रोड पर उतर गए हैं, तो शिंदे का साथ दे रहे हैं। आज 50-50, 60-60 विधायक, 50-50, 60-60 पार्षद भी शिंदे के खेमे में जा चुके हैं। आपने देखा 1-2 सांसद भी शिंदे के खेमे में जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी को ये बहुत बड़ा झटका लगा है। संजय राउत जी कब तक, संजय राउत जी भी अपने शिवसेना की टीम में है और उन्होंने उद्धव ठाकरे जी का, बाला साहब ठाकरे जी के साथ काम किया है, वो उनके साथ बहुत पहले से है। और ईडी का जो डर बताया जा रहा है कि भाई ईडी की डर के वजह से भागे, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा होता तो संजय राउत जी महाराज छोड़ चुके होते, राहुल गांधी और इंदिरा गांधी इसकी भाग चुकी होती। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आदमी सच्चा है वो सच्चा है। कोई भी आदमी आ जाए, अगर कोई ब्लेम करता है तो सच्चाई के साथ डर के मुकाबला करना चाहिए। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से राहुल जी और इंदिरा गांधी जी और तमाम बातें हो रही है कि सबसे पहली बात जो आपने की ये हिंदुत्व के लिए भाग्य, हिंदुत्व कमजोर हुआ था। 2.5 साल में हिंदुत्व नजर नहीं आया, अचानक 2.5 साल के बाद हिंदुत्व नजर आ गया शिंदे जी को। ठीक है। दूसरी बात ये देखिए, दूसरी बात आ गया कि ईडी का दबाव तो है ही। ईडी जो मशीनरी है, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को खतरे में डाली हुई है। संवैधानिक संस्थाओं को रिमोट कंट्रोल की तरह यूज कर रही है। राहुल गांधी जी के खिलाफ ईडी का उपयोग किया, जहाँ सारी पूछताछ हो गई, कुछ नहीं निकला। लेकिन राहुल गांधी जी तो डरने वाले हैं नहीं। लेकिन तमाम विधायकों पर इस तरीके का दबाव डाला जा रहा है, एक होटल में बंद करके तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसी जो संस्थाएं उनको रिमोट कंट्रोल द्वारा भारतीय जनता पार्टी यूज करने का कार्य कर रही है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गांधी परिवार, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ईडी सीडी से डरने वाली नहीं है। देश के अंदर किसी भी प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के हथकंडे से डरने वाली नहीं है। देश के अंदर चाहे कितनी मुसीबतें आ जाएं, उत्पीड़न, बेरोजगारी, अन्याय, सबके खिलाफ सड़कों पर कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई आई है। किस तरीके से लड़ेंगे सर? आपके जहाँ पर सरकारें थी वो गायब हो चुकी हैं, जहाँ पर सरकार है वो अब सत्ताहीन होने जा रही है। कैसे लड़िएगा? कैसे लड़ेगी कांग्रेस? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हनन हो रहा है, उनके सामने हनन हो रहा है। संदीप जी, इस तरीके से अभी भी, हालांकि उद्धव ठाकरे वर्तमान, अभी मैं समय की बात करूं तो अभी भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच बैठक हो रही है कि जो उठापटक चल रहा है किस तरीके से इससे बाहर निकला जाए। तो कुछ उम्मीद लग रही है कांग्रेस पार्टी को कि हो सकता है कहीं ना कहीं, हालांकि कांग्रेस पार्टी साथ खड़े होने की बात जरूर कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस के साथ होने से ये पूरी महाविकास अघाड़ी बच जाएगी? क्या लगता है? शिंदे गुट के जो नेता है वो क्या वापस आ पाएंगे? देखिए, गठबंधन पूरा एकजुट है। ये शिवसेना के जो विधायक हैं, उनकी पार्टी की जो ये नीतियां हैं वो चल रही हैं। गठबंधन पूरा एकजुट है। शरद पवार जी, कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे जी, गठबंधन पूरा एकजुट है। हम दावे से सरकार को बचाएंगे और जो सत्ता के खिलाफ है, जो सत्ता को बेचने का कार्य कर रहे हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ, सूर्य प्रकाश जी, आपके पास मारना चाहूंगी, समय की थोड़ी कमी है। जिस तरीके से लगातार, हालांकि उद्धव ठाकरे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से सरकार को बचाया जा सके, अगर सरकार गिर गई, हालांकि स्थिति गिरने वाली लग रही है, ऐसे में बीजेपी का क्या पूरा बी प्लान चल रहा है? देखिए, बीजेपी का स्पष्ट प्लान ये है कि स्थिति परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा। जो हमारा सिर्फ नेतृत्व जो निर्णय लेगा उस पर डिपेंड करेगा। बाकी अभी किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन की सरकार का विचार हमारे अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बात दूर, इनके जो सवाल है, जो ये लोग आज 37 विधायक भागे हुए हैं, होटलों में रुके हुए हैं, जो करोड़ों का खर्चा हो रहा है, इससे दुखी है।
तो शिवसेना से बीजेपी गठबंधन नहीं करेगी, ये आप कहना चाह रहे हैं? इस प्रकार से जनता का पैसा दुरुपयोग किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं गठबंधन की कोई अभी बात नहीं है। बाकी आने वाले समय में स्थिति परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा करेगी। वाकई आने वाले समय में जो स्थितियां परिस्थितियां वो साफ हो जाएंगी। क्या माहौल जो लगातार पिछले 3 दिनों से महाराष्ट्र में बन रहा है, इसका कंक्लूजन निकल कर आता है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सूर्य प्रकाश जी आपका भी, संदीप जी आपका भी और अजय तिवारी जी आपका भी। तो लगातार जिस तरीके से जो महाराष्ट्र में आपको बताएं कि जो उठापटक की स्थितियां बनी हुई है, ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिके हुई कि जो शिंदे की शर्त अब सामने आई है और वहीं दूसरी ओर जो उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर जो नेताओं को दो टूक जवाब दे दिया, ऐसे में कैसे बात बन पाती है शिवसेना में और शिवसेना और शिंदे सेना के बीच में, हालांकि देखने वाली बात होगी। हालांकि ऐसे में बीजेपी की भी पुरजोर कोशिश जारी है कि किस तरीके से सरकार को तोड़ा जाए, अपनी सत्ता वहां पर काबिज किया जाए। लेकिन हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जो पूरा साथ है, पूरा समर्थन है महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने का। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी जो शिवसेना में आर पार की लड़ाई जो महाराष्ट्र में चल रही है, ऐसे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचाने में कितना कामयाब हो पाते हैं। लेकिन फिलहाल अपने हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।